गोरखनाथ की इस पावन भूमि को पहले सत नमन। आप सब इस रज भूमि पर नित्य प्रति चलते हैं, इसलिए वह पावनता पवित्रता आप सब में रम रही है, इसलिए आप सबको भी अभिवादन प्रणाम। मैं विलंब से पहुंचा, अपने निर्धारित समय से 10 मिनट विलंब ही रहा, इसके लिए खेद है। आदरणीय मंच अध्यक्ष महोदय से भी मैं पहले ही अनुरोध कर लिया कि सर विलंब से हो, और औपचारिक रूप से भी मंच से मैं उनसे खेद व्यक्त करता हूँ। सामान्यतः रास्ते का अवरोध था, इसलिए हम लोग थोड़ा विलंब। आपके साथ मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है, आपका आभार। विशेषज्ञ के रूप में मंच पे साथ में है भाई कीर्ति जी। आपने उनके विचार सुने और उनके आलेख को सुना। प्रतिवेदक महोदय और संचालक महोदय दोनों के प्रति आभार, और दोनों लगातार कम्युनिकेशन करते रहे, इसके लिए और भी आभार। बल्कि मैं रास्ते में ये कह रहा था कि देखिए, हर सेमिनार में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो एक चीज़ मिल रही है कि जो कम्युनिकेशन है वो लगातार है, ताकि कहीं भी रास्ता भटकने का किसी को अवसर न मिले। आप लोग चौथे सत्र में भी इतनी संख्या में राष्ट्रीय संगोष्ठियों के लिए एक बदलता हुआ आयाम है। इस सत्र में जुलाई से अब सत्र आरंभ हो रहा है, तो इस सत्र में मैं कहूँ कि अब पहली संगोष्ठी है जहां मैं चौथे सत्र में भी इतनी संख्या में देख रहा हूँ, इसलिए सभी जो प्रतिभागी हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। आयोजन मंडल, आयोजन पूरी समिति, माननीय प्राचार्य जी को और उनकी पूरी टीम को साधुवाद। एक ऐसे विषय पर उन्होंने संगोष्ठी आरंभ की। विषय की गंभीरता को यूं समझिए कि विदेश नीति के संदर्भ में एक पंक्ति बदलने के लिए कई दशक लगते हैं, और आपने आधा दशक से कम अंतराल पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय रखा है। 2019 से अब तक क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी और उसमें विचारकों के विचार आलेख ले लेना अपने आप में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी चुनौती है। विदेश नीति को जानने वाले या राजनीति विज्ञान के जो सामान्य विवेक वाले भी प्रतिभागी होंगे, उन सब के लिए एक सामान्य बात होगी कि हम विदेश नीति की जो अवधारणा पकड़ते हैं, एक देश का अन्य देश के साथ संबंध बनाने का क्या वैचारिक आधार है। नीति का संबंध उसके विचारों से है, और वो विचार क्रियान्वयन पक्ष की तरफ जाते हैं तो वो एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। और इन सब विचारों का एक मात्र आधार होता है कि हम अपने देश, अपने राष्ट्र की समृद्धि करें। किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के राष्ट्र की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। और 2019 से पहले अगर बात करें तो भारतीय विदेश नीति में एक नया शब्द कॉइन किया गया, डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने यह शब्द लाया, डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट, यानी विदेश नीति को अपने देश की उन्नति का, अपने देश की समृद्धि का आधार हम कैसे बनाएं, इस सरकार ने चिंतन का एक नया फलक विकसित किया। विश्व में अपने देश का प्रभाव कैसे जमाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, और किसी भी देश का जितना ही प्रभाव विश्व में स्थापित होता है, उस देश के नागरिकों का सम्मान, उस देश के नागरिकों की गरिमा दूसरे देश में उतनी ही बेहतर होती है, या यूं कहे कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू दूसरे देश में उतनी ही अधिक होती है। हम अपनी विदेश नीति को कितनी घनिष्ठता और कितनी गंभीरता से संचालित कर पाते हैं। ये विदेश नीति का सैद्धांतिक आधार है, और इस सैद्धांतिक आधार का प्रदर्शन, उसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सत्ता संचालक कैसे। अगर हमारे सत्ता संचालक डेडिकेटेड है, एक्शन मोड में है, 24/7 लगातार काम करने वाले हैं, तो विदेश नीति का फ्लोरिश भी आम जनमानस में उसी तरह से दिखेगा। और यदि एक कोई शॉर्ट टर्म लेकर के कार्य करने वाले होते हैं तो विदेश नीति उसी तरह से दिखाई देती है। एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं, विदेश नीति आम जनजीवन में कभी चर्चा का विषय नहीं था,
लेकिन जब से इस सरकार ने अपने विदेश नीति का तंत्र फैलाया है, चाय पर भी चर्चा करते समय हम विदेश नीति की चर्चा करते हैं। यूक्रेन में हमारी क्या पॉलिसी है, यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट किस तरह से चले आए और भारतीय ध्वज के बीच में छिप करके पड़ोसी देश के भी छात्र किस तरह से भारत माता की जय बोलते चले आए, गांव के चौराहे पर बैठ करके भी चर्चा होती है। अर्थात भारत की विदेश नीति अब केवल दिल्ली या बड़े बड़े प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं रह गई, वो आम जनजीवन में धीरे धीरे खुलती चली जा रही है। विदेश नीति का जो 2019 के बाद बदलाव का कोई बिंदु दिखेगा, कहीं भी बदलाव देखेंगे तो कोई एक बिंदु होगा जहां से हम ट्रेंड चेंज देखते हैं, तो 3 चेंज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, 3 माइलस्टोन दिखाई देते हैं जहां से हमारी विदेश नीति को एक नए स्वरूप में पहचानने का अवसर मिलता है। पहला तो कोविड संकट जिसका संकेत दिखाई नहीं किया। दूसरा, एक ऐसी सरकार जो पहले जीती थी फिर जीत करके एक अपनी सरकार बनाती है और उससे भी अधिक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, सबको राष्ट्रवादी बनाने का प्रयत्न करती है, यानी पूर्ववर्ती सरकार की पुनर्सत्ता और वह भी प्रचंड बहुमत से, यह भी विदेश नीति को प्रभावित करने का एक बड़ा कारक मिलता है। तीसरा बड़ा फैक्टर जो आता है वो हमारे घरेलू नीति को भी प्रभावित किया और हमारी विदेश नीति को भी प्रभावित किया, वो धारा 370 और भी तमाम चीजें हैं जिसने विदेश नीति को प्रभावित किया। हम ये 3 माइलस्टोन लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारी विदेश नीति 2019 के बाद किस तरह से ट्रेंड चेंज करती है, और जब चेंज करती है तो बदलाव किस दिशा में जाता है। सबसे पहले रूल मेकर बनने की जो इच्छा है वो हमारी स्पष्ट रूप से दिखाती है। दुनिया में भारत की अब स्थिति नियम बनाने वालों की है, बनाए हुए नियम को फॉलो करने वालों की नहीं है। चाहे वो विश्व बैंक की व्यवस्था हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की व्यवस्था हो, चाहे वो G20 की व्यवस्था हो, चाहे वो G7 की व्यवस्था हो, चाहे वो आसियान की व्यवस्था हो, चाहे जो व्यवस्था इंटरनेशनल फोरम पर हो, यहाँ तक कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम नहीं बैठते, वहाँ भी हमारी बात को सुना जाता है और हमारे विचार, हमारे प्रस्ताव के अनुसार नीति बनाने का कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य किया जाता है। दूसरा, ग्लोबल गवर्नेंस में हमारी भूमिका। आज पूरी दुनिया में जितना भी गवर्नेंस डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान का मैटर हो, चाहे वो मध्य एशिया का मैटर हो, चाहे वो फिलिस्तीन और सीरिया का मैटर हो, चाहे वो इसराइल का मैटर हो, यहाँ तक कि सब देख रहे हैं यूक्रेन के मैटर में हमारे गवर्नेंस की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। एक प्रतिपक्षी कह रहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए, आज की न्यूज है, 8 बजे की न्यूज है, आते समय रेडियो पर मुझे सुनाई दी, इस समय रूस के एक प्रतिनिधि ने कहा है इस समस्या के समाधान में भारत की अहम भूमिका होगी। तो ग्लोबल गवर्नेंस में जो हमारी भूमिका बढ़ती जा रही है, ये हमारे बदलाव को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। और दूसरा, अब हम विश्व के साथ तो हैं ही, बट विश्व मंच पर नेतृत्व करने वाले हैं। हम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी हमारा क्षेपक या प्रक्षेपण हो रहा है, हम केवल दर्शक की भूमिका में नहीं है या फोटो सेशन की भूमिका में नहीं है, बल्कि हम नेतृत्व की भूमिका में। और इन सारी चीजों को अगर देखने का प्रयत्न करें तो हम एक एक उदाहरण लेकर के बात करते हैं। सोमालिया एक बहुत छोटा सा देश है, अदन की खाड़ी और अरब सागर से पार लाल सागर के रास्ते की तरफ पड़ता है, जहां समुद्री डकैतों का बड़ा दबाव रहता है, और वो आज से नहीं इतिहास से पड़ा है। उस समुद्री डकैतों को लाल सागर और आगे चलकर के स्वेज नहर का पूरी दुनिया में विवाद दिखाई देता है। स्वेज नहर पर नियंत्रण करने का प्रयत्न सब करते हैं, लेकिन सोमालिया के डकैतों पर नियंत्रण करने के लिए अगर किसी मिशन ने कार्य किया तो भारतीय नौसेना के मिशन ने कार्य किया है। यह बताता है कि हमारा गवर्नेंस और हमारी विदेश नीति का प्रतिपक्ष है, हमारा फलक कहां तक फैला है कि हम शांति स्थापना के लिए, वह भूमि चाहे भारत की हो, चाहे विश्व के किसी भी भूभाग की बात हो, अगर वहां शांति स्थापना की बात आती है तो हम अपने दल बल के साथ पहले से विद्यमान। यूक्रेन संकट में हमारी किस प्रकार की भूमिका लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसको आप सब जानते हैं। G20 का सम्मेलन हुआ, G20 के सम्मेलन में G20 के अब तक के जितने सम्मेलन हुए, अगर उन सब की कतरनों को एक तरफ कर दें और G20 का जो भारतीय सम्मेलन हुआ उनकी कतरनों को एक तरफ कर दें, तो शायद भारत में अखबारों की कतरनों का वजन अब तक के सभी G20 के वजन से
भारी हो जाएगा। G20 में जितने इवेंट्स भारत में किए गए, जितनी सहभागिता भारत में की गई, G20 की जितनी चर्चा भारत में की गई, उतनी G20 की चर्चा किसी अन्य आयोजन में नहीं हुई। एक और दिखाई देता है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता है वो ये है कि दो विरोधी तत्व लगे हुए थे। चाइना एक तरफ खड़ा हुआ था, यूरोपीय संघ एक तरफ खड़ा हुआ था, रूस एक तरफ खड़ा हुआ था। एक ट्रायंगुलर तनाव में G20 हो रहा था। ऐसे ट्रायंगुलर तनाव में किसी प्रकार का अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत करने लेना और उस ड्राफ्ट पर सबकी सहमति बना लेना किसी भी आयोजक के लिए बड़ी चुनौती थी। और अंततः G20 समाप्त होने से एक दिन पहले सबकी समान सहमति का ड्राफ्ट आ गया, जो G20 की सफलता ही नहीं, भारत की विदेश नीति की सफलता का एक अद्वितीय उदाहरण दिखाई देता है। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण है और ये बहुत इंटरेस्टेड उदाहरण है, हो सकता है आपके संज्ञान में आया हो। यूपीआई, हम सबके मोबाइल में यूपीआई है, लेकिन मैं आपको एकदम करंट डाटा बता दूं, यूपीआई का अगर 1% वृद्धि होती, 1% यूपीआई डेवलपमेंट होता है तो भारत की जीडीपी में 0.03% का परिवर्तन दिखाई देता है। 1% यूपीआई बढ़ती है तो भारत की जीडीपी का 0.03% डेवलपमेंट दिखाई देता है। हमारी विदेश नीति में, जैसा कीर्ति जी ने कहा कि अब हम केवल जियो पॉलिटिक्स तक ही सेंट्रिक नहीं है, बल्कि हम जियो इकोनॉमिक्स को भी बड़ा महत्व देते हैं। तो हम कैसे अपनी नीति को विदेश नीति में इंट्रोड्यूस करके अपनी समृद्धि कर रहे हैं। यूपीआई, आज फ्रांस यूपीआई अपनाने के लिए प्रयत्नशील है, जापान जैसे देश यूपीआई पर कार्य कर रहे हैं भारत के साथ मिलकर के। और सबसे मजेदार बात है, एक ऐसा छोटा सा देश जहां इंडिया अगेंस्ट का नारा लगा करके सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां राष्ट्रपति जीता भी, क्विट इंडिया का नारा लगा और आकर के अभी अगस्त में भारत में पहला समझौता किया कि भारत के यूपीआई सिस्टम को हम अपने देश मालदीव में अपनाएंगे। तो दुनिया का कोई भी देश हो, कहीं भी हो, हम अपने तंत्र के माध्यम से, अपने संसाधनों के माध्यम से अपनी नीति का प्रोजेक्शन करते हैं और उसे अपनी समृद्धि का आधार बनाते हैं। और हम ऐसा क्यों कर ले रहे हैं? 2019 या उससे जस्ट 5 साल पहले की जो सरकार है, उसका एक घोषित नारा है नेशन फर्स्ट। हमें यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है और सुनने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि भारत में जो भी पैदा हुआ होगा 1947 से लेकर आज तक जिसने भी भारत की धरती पर कदम रखा होगा, उसकी रग में जरूर होगा नेशन फर्स्ट। तो हम ये दावा केवल सरकार के लिए नहीं दे रहे, लेकिन सरकार ने प्रोजेक्ट किया है नेशन फर्स्ट। सरकार ने एक और काम किया है, हम जहां जाते हैं वहीं भारत बना लेते हैं। हम जहां जाते हैं, भारत सिर्फ भारत भूभाग तक अब सीमित नहीं रह गया है, भारत राष्ट्र के रूप में बड़ा व्यापक है। और राजनीतिक विज्ञान के जितने विद्यार्थी होंगे वे सब जानते हो, राष्ट्र की सीमाएं देश की सीमाएं से बहुत दूर होती हैं। राष्ट्र सीमाबद्ध क्षेत्र नहीं है, देश सीमाबद्ध हो सकता है, स्टेट सीमाबद्ध हो सकता है, नेशन सीमाबद्ध नहीं है। हम जहां जाते हैं वहीं एक राष्ट्र बना लेते हैं। आपका प्रधानमंत्री जहां जाता है वहीं भारतवंशियों का एक जमावड़ा बना लेता है। अब तक था डिस्कवर योर रूट, देखिए कैसे मनोवृत्तियों में चेंज आया। अब तक भारत की पॉलिसी थी डिस्कवर योर रूट, जो अनिवासी भारतीय थे या जो प्रवासी भारतीय थे या जो भारतवंशी थे, उनके लिए हमारी एक पॉलिसी थी डिस्कवर योर रूट। अगर आप अपने देश से या आपके पूर्वज पहले से यहाँ गिरमिटिया के रूप में विदेश चले गए हो, वहीं बस गए हो, तो आप अपनी जड़ों को खोजिए। कौन खोजे? वह खोजे जिसकी 10 पीढ़ी पहले यहाँ से पराई हो चुकी है। आज हमारी सरकार है, आज की पॉलिसी क्या है? आप खोजिए नहीं, हम आपको खोजते हैं। आप जिस देश में हैं मैं वहीं जाऊंगा और वहीं भारतवंशियों से एक संवाद करूंगा। आप देखें, आपका प्रधानमंत्री हो, जहां भी जाता है भारतवंशियों का एक संवाद अनिवार्य है। भारत के विद्यार्थी होंगे, अनिवासी भारतीय होंगे, एनआरआई होंगे, ओवरसीज नागरिक होंगे या जो भी भारत से जुड़े हुए लोग होते, उनसे संवाद करता है और वो पूरा एक लघु भारत बनकर के तैयार हो जाता है। तो हम जहां जाते हैं वहीं भारत बना लेते हैं। दूसरा संकल्प है विश्व मानवता और देश ही, दोनों एक साथ। हम विश्व मानवता का भी बात करते हैं और भारत के हित के साथ तनिक भी समझौता नहीं करते, दोनों एक साथ निभाते हैं। यूक्रेन संकट आप देख रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन है, दूसरी तरफ रूस है। राजनीति की एक पहली परिभाषा है क्या? शत्रु का शत्रु मित्र होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है।
ये पॉलिटिकल साइंस की पहली परिभाषा है। लेकिन हमारे लिए रूस भी मित्र है और यूक्रेन भी मित्र है। हमारा प्रधानमंत्री रूस को भी गले लगाता है, यूक्रेन को भी गले लगाता है, तो दोनों को गले लगाता है, दोनों से युद्ध बंद करने की अपील करता है। ये मानवता है, दोनों को गले लगाना हमारा राष्ट्रीय हित है। हम दोनों को गले लगाते हैं और विश्व मानवता के लिए अब समय युद्ध का नहीं है, अब समय वार्ता का है, ये उद्घोष भी करते हैं। एक चीज और है, जब कभी ऐसा होते हुए टकराव की स्थिति आती है तो हम टकराव से बचते नहीं, हम टकराव से बचते नहीं हैं, तनाव बढ़ाते हैं और इस तनाव को सुलझाव तक ले जाते हैं। चाहे वो गलवान घाटी का मैटर रहा हो, चाहे चीन के साथ किसी मुद्दे की बात रही हो, चीन या कोई भी पड़ोसी देश यदि हमसे या हमारी विदेश नीति से टकराता है तो हम फेस नहीं बचाते हैं, पूरे सीना तान कर उसके सामने खड़े होते हैं और खड़े होकर के समाधान होने तक वार्ता करते रहते हैं और वार्ता करके समाधान लाते हैं। हम टकराव से बचते नहीं, तनाव से सुलझाव की ओर मुद्दों को ले जाते हैं। यह सब कुछ विदेश नीति आज जनमानस में इसलिए घुलती चली जा रही है कि भारतीय विदेश नीति का जो तत्व आया उसने संस्कृत को बड़ी प्रखरता से समझा और उसे प्रक्षेपित करने का प्रयास किया। जो हमारी कल्चर है वो दुनिया के सामने आए। तो मैं हो सकता स्लाइड तो दिखी रही, दो बिंब आपके सामने दिख रहा है, तो तीन रहा है। जो तीसरा बिंब है वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, इस वाक्य को लेकर के G20 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हुआ और हमारे एक पड़ोसी देश ने इस लाइन पर आपत्ति की कि G20 की आधिकारिक भाषा में हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, इसलिए इस वाक्य को हटा दिया जाए। लेकिन हमारी विदेश नीति का यह दम रहा कि वसुधैव कुटुंबकम यह ध्येय वाक्य बना रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा प्रोजेक्शन है हमारा विदेश नीति का, एक जो कल्चरल प्रोजेक्शन दिखाई देता है, चाहे वो विदेश मंत्री हमारा है, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री है, चाहे वो हमारा रक्षा मंत्री है, किसी भी अतिथि से मिलता है तो उसके पार्श्व में कोणार्क चमकता है। आपको याद होगा G20 का यह दृश्य। और तीसरा दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है, हो सकता है फेड हो, एक तरफ हमारा राष्ट्रपति है और एक तरफ हमारा प्रधानमंत्री है और दो विदेशी अतिथि हैं और उनके पीछे हमारा प्राचीन ज्ञान आलोकित हो रहा है जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी तभी से हम लोगों ने आइडिया बना लिया कि इसका पुनर्निर्माण होना है। विदेश नीति वहां फ्लोरिश हो रही है और उस विदेश नीति से नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में डेवलप हो रहा है। यह विदेश नीति वहां भी उन्नति करती है और अपनी घरेलू नीतियों को भी बेहतर करने का प्रयत्न। एक और सिंबल हमारे पास है, हम युद्ध के नहीं हैं, बुद्ध के। यह अभी अभी यूक्रेन में दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा स्लोगन है, हम युद्ध देश, हमारे देश में युद्ध नहीं है, हम बुद्ध के देश के हैं। बुद्ध ही की वह धरती है, बुद्ध ही वह हो सकता है जो दोनों शत्रुओं को गले लगा सकता है। बुद्ध अपने जीवन काल में, चाहे वो प्रसेनजीत रहे हो, चाहे वो वत्सराज उदयन रहे हो या कोई अन्य रहे हो, चाहे वो उनका चिर शत्रु ही क्यों न रहा हो, उसे भी गले लगाते थे। किसी से किसी प्रकार की शत्रुता नहीं, लेकिन अपने सिद्धांत, अपने हित सर्वोपरि रखते हुए हम सबको गले लगाते हैं, सबका कल्याण करने का प्रयत्न करते हैं। एक तरफ यूक्रेन का राष्ट्रपति भी हमसे गले लग सकता है और दूसरी तरफ जिस पर युद्ध का आरोप है, रूस का राष्ट्रपति भी हमसे गले लग सकता है। हम बुद्ध के हैं, युद्ध के नहीं है। और एक कोइंसिडेंट है, यह धरती की बुद्ध की, बुद्ध का पूरा उपदेश, पूरा प्रचार इसी क्षेत्र में हुआ है। यह पावन धरती जिसे बुद्ध ने अपने ज्ञान से सिंचित किया, आगे चल करके गोरखनाथ और मछेंद्रनाथ के ज्ञान ने या हठ योग ने इसे आलोकित किया। उस धरती पर हम सबको अपने विचार विनिमय करने का अवसर मिल रहा है। एक अच्छी बात है, निसंदेह हम सब के लिए सौभाग्य है। और हमने अपनी बात यहीं से शुरू की थी कि आज विदेश नीति का फलक जो सबसे परिवर्तित दिखाई देता है वह विदेश नीति चौपाल का विषय हो गई है। विदेश नीति केवल संयुक्त राष्ट्र का विषय नहीं रह गई, केवल संसद का विषय नहीं रह गई, वह हमारे घरों में, हमारे चौपालों में, हमारे स्कूलों, हमारे कॉलेजों में लगातार इस बात पर चर्चा होती है कि आज मोदी कहाँ है,
आज हमारा प्रधानमंत्री कहाँ है और किससे मिल रहा है, यह निश्चित रूप से विदेशी नीति का लोकतांत्रिकरण है और भारत में लोकतंत्र के सबल होते जाने का उदाहरण है। और यह सब कुछ क्यों है और इन सब का परिणाम क्या निकला, इन सब का परिणाम निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ भारत होते जा रहे हैं। जहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ भारत किया जा रहा है, यानी हम सच्चे अर्थों में भारतीय होते जा रहे हैं, सच्चे अर्थों में हमारी विदेश नीति भारतीय होती जा रही है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।